हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सेट के हिसाब से। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपन PYQ कर लेंगे। PYQ करेंगे फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, कॉलेज लेक्चरर के और इसके साथ साथ में नेट के और सेट के क्वेश्चंस कर लेंगे। 4 यूनिट हैं, ज़्यादा यूनिट है नहीं, सेट के आराम से कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छे से करना, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो मेन तो रहेगा सेट, क्योंकि अभी सेट का एग्ज़ाम है 6 सितंबर को। सबसे पहले सेट करेंगे। हाँ, तो हमारा मेन फोकस रहेगा वो सेट रहेगा। एंड अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा वो कर लेंगे। एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको। देखो, सिलेबस मेरे पास में पड़ा है। सबसे पहले है एनालिसिस है। एनालिसिस में देख लेंगे अपन लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर फर्स्ट यूनिट में एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। इसके बाद में सेकंड यूनिट है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? देखो, सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थोड़ा बहुत दिख रहा है, जितना देख पा रहे हो आप, है ना? विजिबल है उतना ठीक है। एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी वगैरह भी है अपने पास में। टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी के बाद में यूनिट थर्ड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है। इसके बाद में है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड क्लासिकल मैकेनिज्म है। इसके अलावा यूनिट फोर्थ है, इसमें डेस्परेटिव स्टैटिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है। इसके अलावा हमारे पास में ये अपने पास में जो अदर सब्जेक्ट है उसका है। मैं हमारी जो मेन सब्जेक्ट है मैथ, उसका सिलेबस सिर्फ 4 यूनिट का है। और 4 यूनिट में 2-3 टॉपिक्स हैं, मतलब उनके टॉपिक्स दिए हुए हैं सब टॉपिक्स के। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे एंड क्वेश्चंस कर लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण। इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। दिख रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी कि सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन, चीज़ों को ध्यान से सुनना। हो सकता है एक बार को आपको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट समझने में थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सम्मिश्र फलन। अब सम्मिश्र फलन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि सम्मिश्र फलन क्या होता है। सम्मिश्र फलन एक ऐसा फलन होता है जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पे डिफाइन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हमारे पास में वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं होंगी। इनका जो सबसेट होगा उन्हीं पर डिफाइन होगा। कोई भी हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अपन a + आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं, या फिर z बराबर x + आयोटा y के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं n में। तो जो इसका फंक्शन है, इसका जो रेंज है और इसका जो डोमेन है वो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। यानी कि फंक्शन इस प्रकार का फंक्शन है कि इसकी रेंज और इसका डोमेन है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होना चाहिए। ये बात हो गई। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा है। एक ऐसा फलन जिसका रेंज तथा डोमेन, ये हो गई रेंज, ये हो गया इसका डोमेन। रेंज तथा डोमेन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो। समझ में आ गई ये चीज़ें। अब इसको डेफिनेशन में लिख देते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो। तो इसको डेफिनेशन में किस तरीके से लिखेंगे, सम्मिश्र फलन एक ऐसा फलन है, सम्मिश्र फलन एक ऐसा फलन है, एक ऐसा फलन है, सम्मिश्र फलन एक ऐसा फलन है
जिसका डोमेन, जिसका यहाँ तक दिख रहा है, जिसका डोमेन यानी कि प्रांत, डोमेन या परिसर डोमेन या परिसर सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय हो। समझ में आके, यानी कि एक ऐसा फलन जिसका डोमेन या परिसर सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय हो, उसे क्या बोलेंगे? सम्मिश्र फलन या फिर सम्मिश्र चर का सम्मिश्र मान फलन बोलेंगे। सम्मिश्र मान फलन हो तो उसको अपन सम्मिश्र फलन कहेंगे, या फिर सम्मिश्र फलन को ही अपन लिख देते हैं, या सम्मिश्र फलन को ही, कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा, इस पर आप थोड़ा वो रखना, फोकस मत करना, क्योंकि बार बार मैं लिख रहा हूँ तो हाथ से वो हिल रहा है पूरा कैमरा। आप क्लियर दिख रहा है, बस इस चीज़ पे ध्यान रखना आप। तो सम्मिश्र फलन को सम्मिश्र चर का सम्मिश्र चर का मान फलन भी कहते हैं। इसे W बराबर f ऑफ z या u प्लस आयोटा b से लिखते हैं। अब u क्या है? x और y का फलन है, और b क्या है? x प्लस x और y का फलन है। हम जानते हैं कि जो रियल में होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, और रियल में हम पढ़ते हैं वो किसी भी संख्या को या किसी भी फलन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x y, या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? x f ऑफ x, इस तरीके से लिखते हैं ना, f ऑफ x लिख सकते हैं। इसी तरीके से w बराबर f ऑफ z लिख दिया है। अब f ऑफ z को u प्लस आयोटा b, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स जो प्लेन है उसमें इस तरीके से लिखा जाता है। w बराबर, ये सम्मिश्र फलन को इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो इसमें भी इसको इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ z आ जाएगा, यानी कि इसके दो प्लेन होंगे, एक तो u भी प्लेन होगा, एक x y प्लेन होगा। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तक आप ये इस चीज़ पर ध्यान रहो। इसे w बराबर f ऑफ z से डिफाइन या परिभाषित करते हैं, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। एंड u प्लस आयोटा b इस तरीके से लिखेंगे f ऑफ z को, और u तथा b है वो किसके हैं? x और y के फलन हैं। अब इसको आगे देखते हैं अपन, यहाँ तक लिख लिए, इसको लिख देना u तथा b x और y के फलन हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं u तथा b क्या है? u तथा b वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं। वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं। u तथा b वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं। अब इसको एक अपन देख लेते हैं किस तरीके से परिभाषित करते हैं। एग्जाम्पल देखो, f ऑफ z बराबर, यहाँ दिख रहा है f ऑफ z बराबर z स्क्वायर। अब हमें पता है z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा b का फॉर्म होता है। z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा b का फॉर्म होता है। तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा 2xy, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे u क्या है? u ये आ जाएगा और b ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? u रियल पार्ट ऑफ z और b क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये आ जाएगा। तो u और b को इस तरीके से लिख देंगे। अब u बराबर क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b बराबर क्या है 2xy है, 2xy है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं, हम जानते हैं कि ये लिख सकते हो, हम जानते हैं कि रियल में इन रियल, या फिर इसको चलो मिटाई देता हूँ। इन रियल में हम जानते हैं, इन रियल में हम किसी भी जो बिंदु को होता है, प्रत्येक बिंदु को या फिर उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स बाई या एक्स एफ ऑफ एक्स। इन रियल में हम प्रत्येक बिंदु को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसी भी बिंदु को ये लिख लेना है, इसको कॉम्प्लेक्स में इन कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख देते हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, देखो ये दिख रहा है। इन रियल हम एक्स वाई को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स एफ ऑफ एक्स। एंड कॉम्प्लेक्स में अपन किसी भी बिंदु को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अभी मैंने बताया था। प्रत्येक बिंदु को जेड एफ ऑफ जेड में लिखेंगे, जेड एफ ऑफ जेड द्वारा दर्शाया जाता है। दैट इज जेड क्या है, एक्स वाई का फलन है, एक्स वाई का फलन है। और एफ और जेड क्या है, यू बी का फलन है। एफ ऑफ जेड क्या है, यू बी का फलन है। द्वारा निरूपित करते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स में जेड एफ ऑफ जेड बराबर, इसको इस तरीके से लिख देंगे, एक्स बाई यू बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे तो क्या है, हम रियल में जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन दी है हमारे पास में, मान लो कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दे दिया। इसको अपन x और y की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे। इसको अपन ग्राफ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4D में बात होगी, x y और u v ये चार अपने पास में अलग अलग एलिमेंट आ जाएंगे, जो कि चारों की वैल्यू अलग अलग होगी। हम इसको ग्राफ पे निरूपित नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको एक्स वाई को अलग से निरूपित करेंगे और यू वी को अलग से निरूपित करेंगे। तो एक्स वाई को अलग से निरूपित करेंगे तो इसको अपन बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, और यू वी को अलग से निरूपित करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन यू वी प्लेन। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो नोट डाल के एक बात लिख सकते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ग्राफ पॉसिबल नहीं है, या फिर इसको ग्राफ पे निरूपित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? या इसको और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिख सकते हैं, चलो मैं लिखा देता हूँ। सम्मिश्र मान फलन को या सम्मिश्र मान फलन को ग्राफ पर निरूपित नहीं किया जा सकता, ग्राफ पर निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखते हैं अब देखो मैंने बताया था यूवी प्लेन कौन सा होता है और एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, वो देखो। एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा और यूवी प्लेन कौन सा होगा। यूवी क्या है, हमारे पास में रेंज है। यूवी क्या है, जेड बराबर एफ ऑफ जेड है, ये है एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड क्या है, यू और बी का जो फॉर्मेट है वो। यूवी क्या है, एक्स वाई का ही अपने पास में फलन है। समझ में आ गया? तो यूवी है अपने पास में एफ ऑफ जेड, यानी कि रेंज का अपने पास में रेंज है। रेंज का ग्राफ होगा वो यूवी प्लेन में होगा। और डोमेन है, ये डोमेन जेड बराबर एक्स वाई होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम जैसे जैसे पुट करेंगे तभी तो एफ ऑफ जेड प्राप्त होगा हमारे को। तो ये क्या है अपने पास में, डोमेन है। ये क्या है हमारे पास में, डोमेन है। ये डोमेन है और ये क्या है हमारे पास में, रेंज। तो डोमेन का ग्राफ होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा और रेंज का ग्राफ होगा वो यूवी प्लेन होगा। ये चीज़ समझ में आ गई? इसको भी लिख देते हैं। जिस तल पर प्रांत को दर्शाया जाता है उसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये लिख सकते हो, एक्स वाई प्लेन में डोमेन को दर्शाया जाता है। एक्स वाई प्लेन में डोमेन को दर्शाया जाता है। डोमेन यानी कि प्रांत को दर्शाया जाता है। इसे जेड तल भी बोलते हैं, इसको जेड तल भी बोलेंगे। जेड तल या एक्स वाई प्लेन मैंने बता ही दिया है, या एक्स वाई प्लेन जेड तल बोलते हैं, ये इतना काफ़ी है। और यूवी प्लेन में
यूवी प्लेन में पर्सर यानी कि रेंज को दर्शाया जाता है, पर्सर को दर्शाया जाता है। इसको डब्लू प्लेन भी बोलते हैं, इसको डब्लू प्लेन भी बोलते हैं, ये लिख लेना, इसको डब्लू प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब अपन देखते हैं इसका निरूपण करते कैसे हैं। देखो इसको मैं हटा देता हूँ। इसका निरूपण कैसे करते हैं। डब्लू बराबर, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, डब्लू बराबर आयोटा जेड, डब्लू बराबर आयोटा जेड है। डब्लू बराबर आयोटा जेड का निरूपण करना है किसके अंतर्गत, डब्लू बराबर आयोटा जेड का निरूपण क्वेश्चन है ये। डब्लू बराबर आयोटा जेड का निरूपण, डब्लू बराबर आयोटा जेड का निरूपण रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 का प्रतिचित्रण करना है, का निरूपण करना है। डब्लू बराबर आयोटा जेड के अंतर्गत रियल पार्ट ऑफ ग्रेटर देन 1 का निरूपण या प्रतिचित्रण, निरूपण दिख रहा है यहाँ तक, निरूपण या प्रतिचित्रण करना है। तो इसको अपन निरूपण करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखो डब्लू बराबर हमारे पास में सबसे पहले तो ये, इसके भी 2 तरीके हैं, आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर अपन इसका जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, सारी लोग कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। हमारे से ऐसे एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो कैलकुलेशन से तो करते रहेंगे तो हो नहीं पाएगा टाइम से पूरा पेपर। अब देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, और एक है अपने पास में डायरेक्ट दिमाग लगाने वाला। डब्लू बराबर आयोटा जेड, डब्लू को क्या किस तरीके से लिखते हैं, यू प्लस आयोटा भी लिख देंगे, आयोटा को ऐसे ही लिख देंगे, और जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक स्टेप बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, बाकी मैं हर क्वेश्चन में स्टेप नहीं बताऊँगा, स्टेपों को छोड़ते हुए चलूँगा, बिल्कुल छोड़ते हुए चलूँगा। आयोटा एक्स हो जाएगा माइनस बाई हो जाएगा, यू प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे यू क्या है, यू बराबर है माइनस बाई, ये यू बराबर है माइनस बाई, और बी बराबर क्या है, एक्स है, बी बराबर क्या है, एक्स है। ये चीज़ समझ में आ गई, बी बराबर एक्स है। अब इसका निरूपण किस तरीके से करेंगे, बी बराबर एक्स आ गया। अब देखो हमारे पास में ये प्लेन था रियल एक्स वाई, ये रियल पार्ट ऑफ जेड। सबसे पहले इसका निरूपण पता होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है। हम जानते हैं कि जेड को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका रियल पार्ट क्या होता है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। अब एक्स बराबर 1 यहाँ पे मान लिया अपन ने, एक्स बराबर 1 यहाँ पे है, एक लाइन आएगी और 1 से बड़ी वैल्यू, ये सारी 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इधर वाला पार्ट 1 से बड़ा आ जाएगा। अब एक्स वाई प्लेन में क्या बोल रहा है, ये एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब यू वी प्लेन में क्या बोल रहा है, यू बराबर क्या है हमारे पास में, एक्स है, यू बराबर है माइनस बाई, और बी बराबर है एक्स। अब यू वी प्लेन में अपन देखेंगे यू बराबर क्या है, माइनस बाई, यू बराबर माइनस बाई, और हमारे पास में जो रियल पार्ट ऑफ जेड, ये जो इसका निरूपण करना था, तो एक्स बराबर क्या है हमारे पास में, बी, एक्स बराबर क्या है, बी। देखो एक्स बराबर क्या है, बी, और एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो बी बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी बराबर 1, बी बराबर 1 से बड़ी है, तो यानी कि ये इससे ऊपर वाला पार्ट, पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। ये इसका इस तरीके से निरूपण हुआ है। अब देख पा रहे हो आप क्या हुआ है, इस लाइन को, इस खड़ी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर को हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर लाइन थी, इसको हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लिख दिया है। इसका निरूपण इस तरीके से हुआ है, रियल पार्ट ऑफ जेड का आयोटा जेड में निरूपण इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसको हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया है। अब इसको दूसरे तरीके से देखें किस तरीके से, इसका निरूपण तो ये हो गया, समझ में आ गया। अपना आंसर सिर्फ इस तरीके से आएगा, ऑप्शंस में ये इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। अब 4 ऑप्शन अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना देगा, यू बराबर एक्स, यू बराबर माइनस बाई, यू बराबर बाई, इस तरीके से अपने ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसको डायरेक्ट देखते हैं एक बार किस तरीके से निकालना है। डब्लू बराबर आयोटा जेड दे रखा है। देखो डब्लू बराबर हमारे पास में क्या दे रखा है, डब्लू बराबर दे रखा है आयोटा जेड, और हम जानते हैं कि आयोटा जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ई आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा के रूप में लिख सकते हैं। आयोटा जेड ये आ गया। अब आयोटा क्या है हमारे पास में, ई की पावर
अब इसको हटा देता हूँ। आयोटा क्या है, आयोटा हमारे पास में देखो कौन सी लाइन पे होता है, ये तो रियल पार्ट हो गई, ये इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो इस पर आ जाएगा आयोटा, यानी कि इस पर आएगा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/2, यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा, बन आर ई की पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको समझना पड़ेगा वहीं पे जाके। और जेड बराबर क्या आ जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, जो कि मैंने बताया था जेड, प्रत्येक जेड को आर ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर बार आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस π/2, जो कि मैंने बताया था क्या चेंज हुआ है, थीटा को π/2 डिग्री घुमा दिया है। इसका मतलब ही यही होता है, हम आगे पढ़ेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, और मैपिंग में आएगा आघूर्णन आएगा, प्रतिचित्रण आएगा, घूर्णन आएगा, इस तरीके से। तो ये अपन देखेंगे, यहाँ से पता चल रहा है कि थीटा को π/2 डिग्री घुमा दिया है और हमारा प्रतिचित्रण प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी आप एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ मैं, उसको आप कर लेना, वो भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बोलो तो मैं करा देता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं करा ही देता हूँ, और क्वेश्चन तो बाद में देख लेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन है, W बराबर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इसके अंतर्गत किसका प्रतिचित्रण करना है हमें, के अंतर्गत जेड बराबर एक्स बराबर 1 का प्रतिचित्रण, एक्स बराबर 1 का प्रतिचित्रण करेंगे। एक्स बराबर 1 का प्रतिचित्रण, अब देखो एक्स बराबर 1 का प्रतिचित्रण किस तरीके से करेंगे, W बराबर जेड स्क्वायर देगा हुआ है, एक्स बराबर 1 का मतलब क्या है, हमारे पास में रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, 1 है रियल पार्ट। अब देखो इसको ग्राफ पे बनाएंगे, एक्स बराबर 1, इसका मतलब ये है, सिर्फ ये लाइन है ये वाली एक्स बराबर 1, इसका प्रतिचित्रण करना है W बराबर जेड स्क्वायर। W बराबर जेड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, U प्लस आयोटा भी, जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई हो गया। तो U बराबर क्या हो गया, अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर, और b बराबर क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा b/2। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, u बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 यहाँ से। अब यहाँ से आ जाएगा 4u माइनस, डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब मैं, बी स्क्वायर माइनस बराबर माइनस 4 माइनस 4 को कॉमन ले लिया यहाँ से, 4 को कॉमन ले लिया यहाँ से, u माइनस 1 डायरेक्टली लिख दिया है मैंने। अब ये किस तरीके से आया, ये तुम कैलकुलेट करके ये आएगा, देख लेना किसी भी तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्या हुआ है, अपन जानते हैं कि y बराबर 4ax क्या होता है, एक पैराबोला होता है, एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं y बराबर 4ax की फॉर्मेट में ये पैराबोला है, इस तरीके से आया है, एंड इसको अपन पैराबोला बनाएंगे। इसका जो शीर्ष है वो क्या है, b बराबर क्या है 0 है, और u बराबर क्या है 1, पैराबोला का शीर्ष है, u बराबर 1, यहाँ से ये शीर्ष होते हैं, u बराबर 1 है और b बराबर 0 है। तो हमारा जो प्रतिचित्रण आया है वो किस तरीके से आया है, u बराबर 1 यानी कि यहाँ पे 1 और 0, b बराबर क्या है 0। तो हमारा जो प्रतिचित्रण आया है वो इस तरीके से आएगा। ये तो क्या था, एक्स वाई प्लेन था, एक्स वाई प्लेन है, ये यू वी प्लेन, तो हमारा प्रतिचित्रण आया इस तरीके से आएगा। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज पहली वीडियो है तो देखते हैं क्या सीन है, क्या कैसी बनी है, अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बाकी मिलते हैं अपन कल, थैंक यू सो मच।